हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, और ये बीए सेकेंड ईयर की मिडिवल इंडियन हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास पेपर का टॉपिक है। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना में जो प्रथम व्यक्ति महत्वपूर्ण शासक है जिसे हमें पढ़ना है, सुल्तान है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी जो थे उसकी मृत्यु हो गई थी 1206 ईस्वी में, और सभी को पता है कि गौरी का कोई स्वयं का पुत्र नहीं था, इसीलिए उसका जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, वो गौर प्रदेश का शासक बना, जहाँ के ये ओरिजिनली शासक थे। और भारत में जितने भी प्रदेशों पर गौरी के द्वारा विजय प्राप्त की गई, वहाँ के शासन पर नेतृत्व करने वाला फ़िलहाल कोई था नहीं, क्योंकि गौरी का कोई इमीडिएट पुत्र नहीं था। और इसी वजह से गौरी के जो दास थे वो बहुत शक्तिशाली थे, और गौरी के दासों की संख्या भी कहेंगे कोई लिमिटेड नहीं थी, बहुत से दास थे उसके, और उनमें से प्रमुख दास जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ये गौरी का गुलाम था, इसीलिए जो वंश की स्थापना हुई उसे भी बहुत बार गुलाम वंश कहा जाता है, क्योंकि इस वंश के जो ज़्यादातर शासक थे वो गुलाम थे या दास थे पूर्ववर्ती शासक के। गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक जो था उस समय दिल्ली में था, और दिल्ली में जितने भी मुस्लिम सरदार थे उनके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक का नेतृत्व स्वीकार कर लिया गया। और ऐसा ही जब वह लाहौर पहुंचा तो लाहौर में जितने भी मुस्लिम सामंत सरदार थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को आमंत्रित किया शासन सत्ता स्वीकार करने के लिए, और इन सब की आपसी सहमति और मंजूरी से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो भारत में मुस्लिम राज्यों का नेतृत्व करता बना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि अभी भी वह दासत्व से मुक्त नहीं था, क्योंकि गौरी की मृत्यु हो चुकी थी और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अपने दास होने से फ्री नहीं किया था, मुक्त नहीं किया था। तो ऐसी परिस्थिति में उसने स्वयं को जो गौर का जो शासक था उसी का एक कहेंगे प्रतिनिधि जैसा स्वीकार किया, और मलिक और सिपहसालार जैसी उपाधियां धारण की। इसने न सुल्तान की भांति अपने नाम के सिक्के चलवाए, और ना ही उसने अपने नाम की खुतबा पढ़वाया। खुतबा सुल्तान के नाम पर पढ़ी जाने वाली नमाज होती है जो मस्जिद में पढ़ी जाती है, लेकिन उसने वो भी नहीं पढ़वाया। तो इससे उसकी जो सुल्तान के तौर पर जो उसकी वैधानिक स्थिति थी वो कमज़ोर बनी रही, क्योंकि वो स्वयं भी दास था, और इसी प्रकार से गौरी के अनेक दास थे जो स्वयं को दिल्ली पर शासक बनने का जो है योग्य समझते थे। ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसे कम से कम दासता से मुक्ति प्राप्त हो, इसीलिए उसने गौर का जो शासक था या मोहम्मद गौरी का जो उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन महमूद, उससे 1208 में दासता से मुक्ति प्राप्त की। उससे जो गयासुद्दीन था उसने छत्र भेजा, और इस प्रकार से उसको सुल्तान के तौर पर स्वीकार किया गया। गयासुद्दीन महमूद जो था उसने इसे दासता से मुक्ति इसलिए प्रदान की क्योंकि उसे भी पता था कि गजनी में रहते हुए वो भारतीय प्रदेशों पर जो है अपना नियंत्रण नहीं बनाए रख सकता, और ये बहुत कहेंगे कि शक्तिशाली शासक नहीं था गयासुद्दीन स्वयं भी। और बदले में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने कहा कि अगर वो उसे मान्यता प्रदान कर देगा तो बदले में कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी सहायता करेगा, ख्वारिज्म का जो शाह है उसके विरुद्ध सैनिक सहायता करेगा। तो गयासुद्दीन महमूद जो उसने 1208 में उसे दासता से मुक्ति प्रदान कर दी। इस प्रकार से ऐबक की स्थिति, वैधानिक स्थिति जो थी वो थोड़ी मजबूत हो गई भारत में अन्य दासों के कंपैरिजन में। गौरी के बाद में ऐबक ने एक और ये कहेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। इस प्रकार से भारत में जो नव स्थापित मुस्लिम राज्य था वो गजनी की प्रभुसत्ता से, उसके अधिकार से एकदम दूर हो गया। और एक और फ़ायदा इसका ये हुआ कि मध्य एशिया की जो राजनीति है उससे दिल्ली सल्तनत एकदम पृथक हो गई। मध्य एशिया में ईरान, इराक, यहाँ के जो शासक हैं उनके साथ लगातार जो है इनका गजनी के शासकों का जो है युद्ध चलता रहता था, और इस प्रकार से वहाँ की राजनीति में शामिल होने से दिल्ली सल्तनत बच गई कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रयासों की वजह से। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है कि इसने गजनी की सल्तनत से स्वयं को और दिल्ली की सल्तनत को एकदम अलग कर दिया।
अब भारत में नव स्थापित जो सल्तनत थी दिल्ली की और ऐबक जो यहाँ का पहला सुल्तान था, उनके समक्ष बहुत सी चुनौतियाँ थीं और इनमें से ज़्यादातर चुनौतियाँ जो थी वो मोहम्मद गौरी के विभिन्न दासों के द्वारा उत्पन्न की गई। इन्हीं में से एक था ताजुद्दीन यल्दौज। ताजुद्दीन यल्दौज जो था उसने गजनी पर अपना अधिकार कर रखा था, तो गजनी का सूबेदार या शासक उसे कहा जा सकता है। ये भी गौरी का दास था और इसीलिए दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार मानता था। उसका मानना था कि दिल्ली की सल्तनत पर वह भी शासक बन सकता है। दूसरा जो है विभिन्न हिंदू सरदार जो मुस्लिम शासकों की या मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे, तो विभिन्न हिंदू सरदारों के विद्रोह का दमन करने की समस्या भी कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष खड़ी हुई। तीसरी समस्या जो थी वो थी दासता की स्थिति। 1206 में इसने जब अपना शासन स्वीकार किया, उस समय यह दास था। 1208 में इसे दासता से मुक्ति मिली। तो प्रारंभिक जो वर्ष थे दो, उसमें तो ये जो मुश्किल थी ये जो चुनौती थी वो बनी हुई थी। तो ये कुछ परिस्थितियाँ थी जिनका सामना कुतुबुद्दीन ऐबक को करना पड़ा और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अपने राज्य का प्रसार राज्य विस्तार करने का भी जो है एक चुनौती उसके सामने बनी हुई थी। इन सब चुनौतियों का सामना कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफ़ी कूटनीति के साथ किया और इसीलिए सबसे पहले उसने तुर्की सरदार जो थे, विभिन्न दास थे जिसमें गौरी के, और विभिन्न अन्य अमीर, तो जितने भी तुर्की सरदार थे उनमें से कुछ सरदारों के साथ उसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिनमें से हम जैसे कुबाचा का नाम ले सकते हैं। नासिरुद्दीन कुबाचा जो उत्तर भारत जिसमें मुल्तान और सिंध का जो क्षेत्र है उस पर इसका अधिकार था, वहाँ का सूबेदार था ये। तो इसने अपनी बहन का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ किया और उसको अपनी अधीनता में ले आया। दूसरा, इसने अपना एक गुलाम था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश, जो आगे चल करके शासक भी बना। तो अपनी पुत्री का विवाह जो है इसने इल्तुतमिश के साथ कर दिया और उसे बाद में बदायूं का सूबेदार भी बना दिया। तो ऐसे विभिन्न तुर्की सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया, जो कि एक सफल कूटनीतिक कदम कहा जा सकता है। दूसरा, यल्दौज, ताजुद्दीन यल्दौज, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। गजनी का शासक था, गौरी का दास था और दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। तो ताजुद्दीन यल्दौज जो है उसने कुबाचा पर आक्रमण कर दिया, जो मुल्तान और सिंध का सूबेदार था। और कुबाचा पर जब आक्रमण किया तो कुबाचा ने ऐबक से सहायता मांगी और ऐबक उसकी सहायतार्थ सेना लेकर के मुल्तान पहुंचा और ताजुद्दीन यल्दौज जो था उसको पराजित कर दिया। उसको पराजित करने के बाद में ऐबक ने उसका पीछा किया गजनी तक और गजनी में उसको पराजित करके और गजनी पर अधिकार कर लिया। कुछ समय तक वो गजनी में रहा, लेकिन वहाँ पर रह कर के ऐश्वर्य भोग विलास इनमें डूब गया और वहाँ की जो जनता थी उसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसी वजह से उसे वापस लौटना पड़ा ऐबक को और पुनः गजनी पर किसका अधिकार हो गया? ताजुद्दीन यल्दौज का। इन प्रदेशों पर अधिकार करने के बाद में इसने बदायूं के जो अवध का जो क्षेत्र है, वहाँ बदायूं का एक सूबा था। बदायूं के क्षेत्र में हिंदू सरदार थे, उनके विद्रोहों का दमन किया और वहाँ पर इसने इल्तुतमिश, जो इसका दामाद भी था और दास भी था, तो इल्तुतमिश को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया और इस तरीके से अवध का जो क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ी शांति व्यवस्था स्थापित की और सल्तनत के अधीन उस क्षेत्र को लेकर के आया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्षेत्र रहे हमेशा से बंगाल और बिहार के क्षेत्र। यहाँ पर खलजियों का जो है प्रभाव था और ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इस दौरान यहाँ पर बंगाल में शासक था अली मर्दान खिलजी, लेकिन उसके जो भी अपोज करने वाले, उसके जो विपक्षी सरदार थे, उन्होंने इसको गद्दी से हटा दिया और इसी अली मर्दान ने जो है ऐबक की सहायता मांगी और ऐबक इसकी सहायतार्थ बंगाल गया और वहाँ पर इसके विरोधियों को पराजित करके इसे पुनः गद्दी पर बिठाया। और तो इस तरीके से बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र था वो भी दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। हालांकि ये सारे क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपना अधिकार किया, दिल्ली सल्तनत के अधीन इसको लेकर के आया। इसके अलावा बहुत से हिंदू सरदार थे जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और कर देना वार्षिक तौर पर स्वीकार किया। ऐसे हिंदू सरदारों के क्षेत्रों को इसने डायरेक्टली जो है सल्तनत में शामिल नहीं किया, उन्हें सिर्फ स्वयं के अधीन माना और उनसे कर प्राप्त किया।
लेकिन फिर भी ये ग्वालियर और कालिंजर का जो क्षेत्र था उसे अपने अधीन नहीं कर पाया। ज़्यादा समय भी नहीं मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन करने का, सिर्फ 4 वर्ष इसने शासन किया और 1210 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर में कहते हैं कि चौगान पोलो जैसा एक गेम होता है जो घोड़े पर चढ़ कर के खेला जाता है, तो कहते हैं कि घोड़े पर से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में, और वहीं पर इसको दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो कहा जा सकता है कि इसे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, सिर्फ 4 वर्ष इसने शासन किया, तो कला साहित्य और भवन निर्माण की तरफ ये बहुत विशेष ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया। उसने बहुत से विद्वानों को आश्रय प्रदान किया, इनमें से हसन निज़ामी और फ़खरुद्दीन जैसे विद्वानों का नाम लिया जा सकता है। हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर नामक एक पुस्तक लिखी है जो आरंभिक जो सल्तनत काल है उसके बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा अगर निर्माण कार्यों और स्थापत्य के क्षेत्र में अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान देखें तो कहा जा सकता है कि इसने जो है भवन निर्माण या स्थापत्य की जो है नींव भारत में डाली या परंपरा भारत में डाली। और सबसे पहले जो निर्माण कार्य इसने करवाया वो था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। वर्तमान में जो ये कुतुब मीनार परिसर है उसी में स्थित है मस्जिद, और कहा जाता है कि ये पहले मंदिर था जिसे ही परिवर्तित तोड़-फोड़ करके और परिवर्तित करके मस्जिद का निर्माण करवाया गया। दूसरा कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में प्रारंभ हुआ, हालांकि इसका निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश के समय में पूरा हुआ। कहा जाता है कि ये सूफ़ी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में जो है इसको बनाया गया था, और ये एक मीनार है। बाद में इसकी ऊपरी जो मंजिल थी वो बिजली गिरने से कहते हैं क्षतिग्रस्त हो गई थी, और उसके स्थान पर 2 मंजिलों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में करवाया गया था और मरम्मत करवाई गई इसकी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इमारत जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई उसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में स्थित है। कहते हैं ये भी एक सरस्वती मंदिर था और जिसको तोड़कर और परिवर्तित करके 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए तो कहा जा सकता है कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना, तुर्क सल्तनत की स्थापना करने वाला इसको माना जा सकता है। वास्तविक संस्थापक हालांकि इल्तुतमिश को माना जाता है, लेकिन तुर्क सल्तनत की स्थापना भारत में जो है ऐबक के द्वारा की गई। प्लस उसने गौरी के द्वारा जो जितने भी प्रदेश विजय किए गए थे उन विजित प्रदेशों की सुरक्षा की, उन्हें एकीकृत किया और दिल्ली सल्तनत के अधीन उसको रखा। हिंदू शासकों के विद्रोहों का दमन किया और भारत का जो मुस्लिम राज्य था उसको एक स्वतंत्र राज्य बनाया, गौर सल्तनत से अलग करके, और मध्य एशिया की राजनीति से उसे अलग कर रख करके एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जो है इसके द्वारा ऐबक के द्वारा किया गया।